गुड मॉर्निंग, मैं सूर्यकांत विश्वकर्मा। आज हम सभी लोग प्रकाश वैद्युत प्रभाव के बारे में अध्ययन करेंगे। नाम से स्पष्ट है जैसा कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव। इसमें इसका परिभाषा हम लोग इस प्रकार से कर सकते हैं कि कोई भी धातु है और उस पर प्रकाश डाला जाता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है। इसको हम लोग कैसे परिभाषित करते हैं? जब किसी धातु के सतह पर एक निश्चित आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है। इसी के प्रभाव को, प्रकाश के इसी प्रभाव को हम लोग जो है प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रकाश की किरण इस प्लेट पर पड़ रहा है। यहाँ प्रकाश वैद्युत प्रभाव को समझाया गया है और इस धातु पे, यह धातु की प्लेट है, यहाँ पे P1 प्लेट दिखाया गया है। जब इस धातु के प्लेट पर प्रकाश की किरण आपतित होता है तो इस धातु से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। प्लेट P2 इसी के पास रखा गया है और प्लेट P2 को ले आकर के हम लोग विभव विभाजक के द्वारा बैटरी से जोड़ देते हैं। बैटरी में दो सिरा है, धन और ऋण। तो जो प्लेट P2 है वह धन सिरा से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे एक नलिका है जो जिसमें निर्वात उत्पन्न किया गया है। यहाँ पे जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकलेगा यह प्लेट P2 जो धन विभव से जोड़ा गया है उस पे पहुँच जाएगा और धारा का प्रवाह होने लगेगा। इसी धारा के प्रवाह को हम लोग प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के लिए हम लोगों को यह जानना आवश्यक है कि जो प्रकाश है, आपतित प्रकाश है, वह एक निश्चित आवृत्ति का होना चाहिए या उससे अधिक होना चाहिए। अगर कम आवृत्ति का प्रकाश डाला जाएगा इस धातु की प्लेट पर, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। हम लोग जो है प्रकाश वैद्युत प्रभाव का अपने व्यवहारिक जीवन में ढेर सारे प्रयोग भी कर लेते हैं। जैसे हम अगर किसी दरवाजे के सामने, स्वचालित दरवाजे के सामने अगर खड़े होते हैं तो उस पर प्रकाश के द्वारा धारा का प्रवाह होने लगता है और दरवाज़ा ऑटोमेटिकली खुल जाता है। अगर उसके पार चले जाएंगे दरवाज़ा में, उससे बंद हो जाएगा। इस तरह से हम लोग काउंटिंग भी कर लेते हैं। यहाँ पे प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में अध्ययन किया जाएगा कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के क्या नियम हैं। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के 2-3 नियम को हम लोग जानेंगे। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम, क्या चीज़ इसके नियम होते हैं उसी के बारे में। हमारा जो पहला नियम है प्रकाश वैद्युत प्रभाव का, जो कि हर एक कंपटीशन में आप लोगों को पूछा जाता है, नियम इसके पहला नियम है कि धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की दर आपतित प्रकाश के तीव्रता पर निर्भर करता है। पहला नियम है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का दर आपतित प्रकाश के तीव्रता पर निर्भर करता है। इसका पहला नियम है। जो इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से उत्सर्जित होते हैं वह आपतित प्रकाश तीव्रता को हम लोग I से डिनोट करते हैं, उसके ऊपर निर्भर करता है। ये पहला नियम है। इनका जो दूसरा नियम है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम को हम लोग
पढ़ रहे हैं, इसका जो दूसरा नियम है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन, जो उत्सर्जित धातु की सतह से जो इलेक्ट्रॉन इस तरह से निकल रहे हैं, तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, आपतित प्रकाश के आवृत्ति पर निर्भर करता है। गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है। यहाँ पे हम लोगों को ये जान लेना ज़रूरी है कि जो इलेक्ट्रॉन की जो निकल रहे हैं उनकी जो गतिज ऊर्जा है, प्रकाश जो आपतित हो रहा है, धातु का ये सतह है जो आपतित प्रकाश है, इसकी एक आवृत्ति h न्यू के रूप में, फोटॉन के रूप में पढ़ते हैं। न्यू यहाँ पे आवृत्ति है। जब ये न्यू आवृत्ति का मान जितना अधिक रहेगा तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे यहाँ से उनकी जो गतिज ऊर्जा होगी वह उतनी ही अधिक होगी। न्यू का मान अधिक होगा तो गतिज ऊर्जा का मान अधिक होगा। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की, इसीलिए कहा गया प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम, दूसरा नियम हम लोग पढ़े कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है। और यहाँ पे जो तीसरा नियम है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की, यहाँ पे जो कि हम लोग देख रहे हैं, पहला नियम हम लोग पढ़े उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन आपतित प्रकाश के तीव्रता पर निर्भर करता है, यह आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है। इनका जो तीसरा नियम है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की दर आपतित प्रकाश के आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है। पहला नियम उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की दर आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है, और दूसरा नियम उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश के आवृत्ति पर निर्भर करता है। तीसरा नियम जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन, ये पहला नियम को ही हम लोग देखते हैं, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का जो दर है आपतित प्रकाश के आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है, आवृत्ति पर यह निर्भर नहीं करेगा। और यहाँ पे जब इस पे धातु की सतह पर प्रकाश पड़ेगा तो उससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है। ये तो प्रकाश विद्युत प्रभाव है। इनके बीच आपतित प्रकाश और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन के बीच समय पश्चातता नहीं होता है। इनके बीच कोई समय टाइम नहीं लगता है कि यहाँ पे आएंगे तो धीरे धीरे निकलेगा, ऐसा नहीं, तुरंत प्रकाश पड़ेगा और तुरंत ही निकल जाएगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव के यह 2-3 नियम हैं। इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट नियम जो है उस देहली आवृत्ति की परिभाषा भी है, उसी को हम लोग जो है जानेंगे। नेक्स्ट जो नियम इनका है वह परीक्षा में भी पूछा जाता है कि देहली आवृत्ति किसे कहते हैं। तो यहाँ पे इनका जो नेक्स्ट नियम है वह देहली आवृत्ति का है। देहली आवृत्ति में बताया गया है धातु की सतह पर अभी बार बार बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन पड़ते हैं और ठीक उसके बाद प्रकाश पड़ता है धातु की सतह पर और ठीक उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है। देहली आवृत्ति में वह न्यूनतम आवृत्ति होता है जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करा सके। देहली आवृत्ति
कहते हैं। यहाँ पे देहली आवृत्ति को हम लोग इस ग्राफ द्वारा भी समझा जा सकता है। यहाँ पे यह आवृत्ति है, एक्स एक्सिस पर हम ले लेंगे, यहाँ पे गतिज ऊर्जा किनेटिक एनर्जी है। आवृत्ति, अभी इसके पहले नियम भी हम लोग पढ़ा गया था, यह नियम बार बार पूछा जाता है कि क्या नियम है। तो जो गतिज ऊर्जा है वह प्रकाश वैद्युत प्रभाव में जो गतिज ऊर्जा, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है वह आपतित प्रकाश के आवृत्ति पर निर्भर करता है। यहाँ 0 से हम लोग शुरू करते हैं, इसके ऊपर y एक्सिस पर गतिज ऊर्जा लिए और x एक्सिस पर आवृत्ति लिए। तो यहाँ से हम लोग इस तरह से ग्राफ प्राप्त होता है। जब यह जो आवृत्ति है ऐसे बढ़ेंगे तो इस एक्सिस पर आवृत्ति का मान बढ़ता जाता है। यहाँ पे न्यू 0 है, देहली आवृत्ति को हम लोग न्यू 0 से प्रदर्शित करते हैं। जब यह न्यू 0 से इसका मान कम है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं उसमें कोई गतिज ऊर्जा नहीं है। जब एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का जब इसमें प्रकाश पड़ेगा तो यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ने लगती है। वह न्यूनतम आवृत्ति जो प्रकाश धातु की सतह से, वह न्यूनतम जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करा सके, देहली आवृत्ति कहते हैं। धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करा सके उसे हम लोग देहली आवृत्ति कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से देहली तरंग दैर्घ्य भी होता है। देहली तरंग दैर्घ्य, अब देखिए जो धातु है, यहाँ पे कोई भी धातु है, मेटल है, जब इस पे प्रकाश पड़ेगा तभी इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेगा। तो इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए एक निश्चित आवृत्ति होना चाहिए और साथ ही साथ एक निश्चित तरंगदैर्घ्य भी होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के यानी कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए लैम्डा का मान, तरंगदैर्घ्य का मान कम होना चाहिए तथा आवृत्ति का मान अधिक होना चाहिए। एक निश्चित आवृत्ति से अगर कम प्रकाश आपतित होगा तो उत्सर्जन प्रकाश का नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार से वह अधिकतम, जब आवृत्ति अधिकतम रहेगा तो उस समय तरंगदैर्घ्य का मान न्यूनतम होता है, जस्ट इसका अपोजिट होता है। तो वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य, इसका डिफिनीशन हो जाएगा, वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य जो किसी धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करा सके, देहली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए आवश्यक है कि आवृत्ति का मान अधिक हो तथा तरंगदैर्घ्य का मान कम हो। अब इससे जो है देहली आवृत्ति को न्यू 0 से प्रदर्शित करते हैं। अगर न्यू 0 से कम आवृत्ति का प्रकाश पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो धातु होता है, मेटल होता है, जब इस पे प्रकाश जो है फोटान के रूप में, एच न्यू के रूप में पड़ता है, इसे हम लोग एक फोटान की ऊर्जा एच न्यू होती है। जब आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम रहेगा तो जो प्रकाश इस एटम के ऊपर पड़ेगा तो एटम इस ऊर्जा को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है।
अवशोषित करने के बाद इलेक्ट्रॉन को सतह तक ले आने में कार्य करता है। अब यहाँ के बाद तब इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। अगर यहाँ पे हम 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ऊर्जा का प्रकाश इस पे आपतित किया और इलेक्ट्रॉन को एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन को धातु के सतह तक ले आने में सपोज करते हैं कि 20 जूल ऊर्जा खर्च हो गई, तो जो बाकी बचा 80 जूल ऊर्जा से ही इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। अगर यह जो धातु के सतह तक जो इलेक्ट्रॉन ले आने में जो ऊर्जा व्यय होती है उसे हम लोग कार्य फलन कहते हैं। अगर कोई भी प्रकाश इस पे धातु की सतह पर आपतित हो रहा है और उसकी ऊर्जा सपोज करते हैं कि 18 जूल है, 18 जूल या 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ऊर्जा जो है हम इस धातु की सतह पर डाल रहे हैं और इसका जो कार्य फलन है सतह तक ले आने में 20 जूल की ऊर्जा की ज़रूरत होती है। सभी ऊर्जा यहाँ पे खर्च हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं हो पाएगा। इसीलिए एक निश्चित आवृत्ति की ऊर्जा की ज़रूरत होता है। इसी के प्रभाव को हम लोग प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहेंगे या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहेंगे। जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है उससे जो धारा बहेगी, धारा फ्लो कहेगी, उसे हम लोग प्रकाश धारा, प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं। इसी को आइंस्टीन ने अपने सिद्धांत में बताया। भी लोग प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की आइंस्टीन द्वारा व्याख्या, हम लोग जो अभी अभी पढ़ा गया प्रकाश वैद्युत प्रभाव, और उसका जो है आइंस्टीन ने किस प्रकार से व्याख्या किया है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का व्याख्या किस प्रकार से किया है, उसी को हम लोग पढ़ेंगे। प्लांक क्वांटम सिद्धांत, इसमें आइंस्टीन ने जो बताया है, प्लांक जो साइंटिस्ट का नाम है, और उनके क्वांटम सिद्धांत के अनुसार जो प्रकाश होता है वह ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल, पैकेट के रूप में होता है। जो प्रकाश हमको प्राप्त होता है सूर्य से वह ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल के रूप में होता है। प्रत्येक फोटान के बंडल, कई फोटान मिल करके प्रकाश की ऊर्जा होती है और एक फोटान की जो ऊर्जा होती है h न्यू के बराबर होता है। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की जो है व्याख्या आइंस्टीन ने क्या किया था। तो उन्होंने बताया कि जो प्रकाश है उनमें जो ऊर्जा होती है वह h न्यू के फॉर्म में होती है और ढेर सारे h न्यू मिल करके एक बंडल बनाते हैं जो जिसे हम लोग ऊर्जा बंडल कहते हैं। और उन्होंने बताया, यह सपोज कर लेते हैं कि कोई धातु है, हम लोग इसकी व्याख्या कर रहे हैं। आइंस्टीन ने बताया कि जब यह प्रकाश किसी धातु की सतह पर, यह धातु है और यह इसका सतह है, धातु का सतह, जब यह ऊर्जा धातु पर पड़ता है, धातु में ढेर सारे एटम्स होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जब धातु की सतह पर यह h न्यू ऊर्जा पड़ती है तो यह अपनी ऊर्जा को किसी इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं। हम यह आइंस्टीन बताए कि जब यह प्रकाश धातु की सतह पर पड़ता है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वे इसकी ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं और जो अवशोषित ऊर्जा है h न्यू के फॉर्म में जो फोटान के रूप में प्रकाश की ऊर्जा होती है, इसको वे दो रूप में व्यय करते हैं। पहला उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है जो अवशोषित ऊर्जा कर लिया h न्यू,
तो एच न्यू जो ऊर्जा है वह दो रूप में खर्च हुआ। कुछ भाग इलेक्ट्रॉन को धातु के सतह पर लाने में व्यय हो गया। कुछ पार्ट ऊर्जा का जो एच न्यू फॉर्म में ऊर्जा है वह कुछ भाग उसका जो है इलेक्ट्रॉन को धातु के सतह तक, धातु यहाँ पे इसके अंदर है धातु के इलेक्ट्रॉन, तो इसके सतह तक, सतह से बाहर निकालने तक कुछ भाग जो है ऊर्जा का व्यय हो जाता है। और जो शेष बचा हुआ ऊर्जा है, शेष ऊर्जा दूसरा जो है किस रूप में खर्च होता है, तो जो यहाँ तक कुछ ऊर्जा व्यय हो गया, यहाँ से यहाँ तक लाने में W ऊर्जा मान लिया गया है व्यय हुआ, इसी को हम लोग कार्य फलन कहते हैं। और जो शेष ऊर्जा जो बचा धातु के बाहर जो निकला इलेक्ट्रॉन, शेष ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है 12mv²। गतिज ऊर्जा, शेष ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को गति देने में, बाहर निकाल करके जो गतिज ऊर्जा प्राप्त कर, गति से जो निकला तो गतिज ऊर्जा हो गया। तो शेष ऊर्जा उसी को कहा जा रहा है कि शेष ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा के रूप में व्यय हो गया, दो रूप में व्यय हुआ। धातु कुछ भाग जो यह एच न्यू है यह दो रूप में व्यय हुआ। एच न्यू जो ऊर्जा है जो धातु की सतह पर पड़ा वह दो रूपों में व्यय हुआ। कुछ भाग जो है इलेक्ट्रॉन को सतह के बाहर निकालने तक व्यय हुआ, जिसे हम लोग W कहते हैं। यह कार्य फलन के बराबर होता है। और कार्य फलन हर एक धातु का, प्रत्येक धातु का कार्य फलन अलग अलग होता है। वह किस मटेरियल का है, लोहा का है, स्टील का है, एल्युमिनियम का है, उसके ऊपर निर्भर करता है। और एच न्यू जो ऊर्जा है वह W के रूप में, और जो बचा उसको गतिज ऊर्जा, कैनेटिक एनर्जी प्राप्त करने में, इसको हम लोग कैनेटिक एनर्जी को K लिखते हैं। अगर हम E लिख दें यहाँ पे सफिक्स में K, तो एक कैनेटिक ऊर्जा प्रदान करने में हम लोग प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की आइंस्टीन का समीकरण परीक्षा में पूछा जाता है, तो वह भी इसी का आंसर हम लोग पूरा डीपली में देंगे। आइंस्टीन का समीकरण क्या है या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की व्याख्या क्या है। यहाँ पे इसी समीकरण को हम लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पे कोई ऊर्जा 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा धातु की सतह पर आपतित होता है, अगर इसका कार्य फलन W धातु की सतह तक ले आने में 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो जो बची ऊर्जा उसी से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। तो यहाँ पे अगर 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आपतित हुआ, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य फलन हुआ, तो 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के बराबर गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा जो बाहर की तरफ निकलेगा। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे यह देख लिए, यह समझ में आया कि जो एच न्यू ऊर्जा है वह भिन्न दो रूपों में व्यय हुआ। एच न्यू बराबर W जो है हमारा कार्य फलन है और E के गतिज ऊर्जा है। तो E के बराबर एच न्यू माइनस W, और W कार्य फलन है, E गतिज ऊर्जा है। अगर हम इसको mv² लिख दें, एच न्यू माइनस H, यहाँ भी यह भी ऊर्जा है लेकिन न्यूनतम ऊर्जा है जो यहाँ से यहाँ तक, अगर इससे कम रहेगा आवृत्ति का तो इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से
नहीं निकल पाएगा। सभी ऊर्जा, इसे हम लोग पिछले अभी पढ़ा गया, यह न्यू जो है देहली आवृत्ति है। इससे न्यू आवृत्ति के बराबर यह इसका कार्यफलन होता है। परीक्षा में पूछा जाता है कार्यफलन क्या होता है, इसे हम लोग W से प्रदर्शित करते हैं। तो कार्यफलन, वह कार्यफलन किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो ऊर्जा व्यय होती है वही धातु का कार्यफलन है। धातु के अंदर से इलेक्ट्रॉन को सतह तक ले आने में या इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो ऊर्जा व्यय होती है, इसका परिभाषा आप लोग लिख लेंगे, वही जो है कार्यफलन है। और यह न्यूनतम h न्यू के बराबर होता है। अगर इससे कम ऊर्जा रहेगा, जैसे यहाँ पे अगर ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन है और यहाँ पे जो आपतित प्रकाश है यह 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। अगर यहाँ पे हम लोग 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का प्रकाश यहाँ पे आपतित होता है तो यह कार्यफलन के बराबर है। गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन का जो उत्सर्जन नहीं होगा वो गतिज ऊर्जा प्राप्त नहीं कर पाएगा। सभी की सभी ऊर्जा धातु की सतह तक, इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह तक बाहर निकालने में ही यहीं तक व्यय हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग एक समीकरण 12mv² बराबर h न्यू माइनस h न्यू नॉट का एक समीकरण प्राप्त किया, जिसे हम लोग जो है आइंस्टीन का समीकरण, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन का समीकरण कहते हैं। इसमें 12mv² गतिज ऊर्जा, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है, h न्यू आपतित फोटॉन की गतिज ऊर्जा। जब फोटॉन इस धातु पर पड़ता है तो अपना अस्तित्व समाप्त कर देता है और सारी की सारी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को दे देता है, अपने स्वयं नष्ट हो जाता है, जो दो रूपों में व्यय हो गया। पहला इसको कार्यफलन W के बराबर और दूसरा गतिज ऊर्जा के बराबर। इस प्रकार से हम लोग यह समीकरण प्राप्त कर लिया गया, जिसे आइंस्टीन का समीकरण कहते हैं। इस पे हम लोगों का न्यूमेरिकल भी आता है, छोटा छोटा न्यूमेरिकल, जिससे कि एक हम लोग इसमें का एक न्यूमेरिकल को देख सकते हैं। इसमें जो है एक न्यूमेरिकल है, एक फोटॉन की ऊर्जा 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, आप लोग नोट कर लेंगे। एक फोटॉन की ऊर्जा 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। फोटॉन की तरंगदैर्घ्य क्या होगा? एक फोटॉन की ऊर्जा यहाँ पे दिया गया है, ऊर्जा E का मान दिया गया है 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो फोटॉन का तरंगदैर्घ्य कितना होगा? एक क्वेश्चन है। एक फोटॉन की ऊर्जा 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ऊर्जा को हम लोग E से लिखते हैं। तरंगदैर्घ्य हम पूछा जा रहा है, तो E का हम लोग फार्मूला लिख देंगे, E = h न्यू। E का मान दिया गया है 20, अब यहाँ पे 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसको हम लोग वोल्ट में बदल सकते हैं। तो 20 गुणे एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 गुणे 10⁻⁻⁻⁹, यह इतना जूल ऊर्जा हो गया। तो 20 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻⁹, h जो है प्लॉन्क कांस्टेंट होता है, तो h का मान हम लोग याद रखेंगे 6.67 10⁻⁻34 होता है। न्यू जो है 6.67 गुणे 10⁻⁻34, न्यू आवृत्ति होता है। हम लोग जानते हैं न्यू बराबर c/λ, तो यहाँ पे c/λ, लैम्डा का मान पूछा जा रहा है, तो लैम्डा को एक तरफ कर देंगे, बाकी को एक तरफ। तो लैम्डा बराबर 6.67 10⁻⁻34। c प्रकाश का वेग होता है, c का मान होता है 3 × 10⁸ और E का मान है 20 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻⁹। इस प्रकार से हम लोग इसको इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 6.67 × 3, 20 × 1.6, 10⁻, सबको एक में कर लिए 34, इस पे 10⁻⁻34 है, इस 10⁻8 है, ये 19 से ऊपर जाएगा तो +19। इस प्रकार से तरंगदैर्घ्य लैम्डा का मान हम लोग अगर निकाल लिए
तो 618 गुणे 10 पर घात माइनस 10, 618 गुणे 10 पर घात माइनस 10 मीटर प्राप्त हो गया। ठीक इसी प्रकार से तरंग दैर्घ्य दिया रहेगा तो ऊर्जा की गणना करना रहेगा, जैसे कि 6600 एंगस्ट्रॉम एक न्यूमेरिकल है, इसी में 6600 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य के प्रकाश की ऊर्जा कितनी होगी। तरंग दैर्घ्य का मान दिया है न्यूमेरिकल, सेकेंड न्यूमेरिकल है 6600 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य है। तरंग दैर्घ्य का मान दिया है 6600 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य की ऊर्जा कितनी होगी। तो हम लोग उसी तरह से फार्मूला लिखेंगे, सॉल्यूशन इसका E बराबर एच न्यू आवृत्ति है तो E बराबर एच न्यू सी अपान लैम्डा। तो इसमें लैम्डा का मान दिया है और ऊर्जा पूछा जा रहा है E। एच प्लांक कांस्टेंट होता है, इसका मान 6.67 10 पर घात माइनस 34। सी प्रकाश का वेग 3 × 10⁸। लैम्डा तरंग दैर्घ्य है, यह दिया है 6600 एंगस्ट्रॉम, तो इसको एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁻10, तो यहाँ पे हो जाएगा 6600 10 पर घात माइनस 10। सॉल्व करेंगे तो यह 6.67 मल्टीप्लाइड बाई 3 6600 और 10 पर घात माइनस 34 10 पर घात 8 है, तो यहाँ पे हम लोग +8 है तो +8 लिखे, -10 नीचे ऊपर जाएगा +10। इस प्रकार से इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 × 10⁻⁻19 आ जाएगा। धन्यवाद।